हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ईरानी और मकदूनियाई आक्रमण के बारे में। इसका मतलब ये हुआ कि ईरानी आक्रमण के बारे में तो पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम मकदूनियाई आक्रमण, जिसे हम सिकंदर के आक्रमण के नाम से भी जानते हैं या मैसेडोनियन इन्वेजन के नाम से जानते हैं, उन चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज जो मेन फोकस होगा वो सिकंदर के आक्रमण के ऊपर होगा और ईरानी आक्रमण को हम भी देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो के बाद हम इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो हमारा वीडियो आएगा मौर्य साम्राज्य का, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य का एटलीस्ट 2 से 3 वीडियो आएगा। एक हमारा मौर्य साम्राज्य का राजनीतिक जीवन के बारे में हम पढ़ेंगे, उनके प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, तो आपको सारी चीज़ें एक एक, मैं पहले बार मैंने पहले भी बोला आपको कि हम पूरे हिस्ट्री को करवाएंगे आपका, और पॉलिटी को करवा ही रहे हैं, तो हम सारी चीज़ों को करवाएंगे और पूरा सिलेबस कराएंगे, ठीक है। बीच में कभी भी बीच में ऐसा नहीं है कि बीच में हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं ईरानी और मकदूनियाई आक्रमण के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ईरानी आक्रमण के बारे में, ठीक है। ईरानियन इन्वेजन के बारे में पढ़ेंगे कि सबसे पहले जो आक्रमण करने वाले, जो इंडिया पर विदेशी आक्रमण की अगर हम बात करते हैं, वो हैं ईरानी। कौन है? ईरानी आक्रमण, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जैसा कि हम बात करेंगे, जिसमें मगध की अगर बात करते हैं, मगध पे 516 की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे कि इस समय हर्यक वंश रहा है, ठीक है। तो बोला कि जिसमें मगध में अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था, तो उस समय की अगर हम बात करेंगे तो ईरान में एक हकमनी था, हकमनी वंश, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा हूँ आपको, ईरान में एक हकमनी वंश था। ये भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो रहा था और अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, ओके। और जैसा कि आपको पता है कि भारत के बहुत सारे इतिहासकारों ने भारत को बताया कि भारत के पास बहुत सारा अपार संपत्ति है। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को अट्रैक्ट किया, लोगों को अट्रैक्ट किया, जितने भी उस समय के शासक रहे, कि भारत पे आक्रमण किया जाए, लूटा जाए, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहली बार भारत पर जो प्रथम सफलता प्राप्त किया आक्रमण करके, वो थे दारा प्रथम, दारा फर्स्ट, दारा प्रथम, दारवयु या डेरियस फर्स्ट। इन तीनों नाम से जाना जाता है। तो कहीं भी आपको कुछ भी रहेगा तो इससे आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। और ये साइरस का उत्तराधिकारी था, बात ध्यान रखिएगा। किसका उत्तराधिकारी था? तो साइरस, ओके। साइरस का उत्तराधिकारी था, जो हकमनी वंश का था, दारा प्रथम। इन्होंने 516 ईसा पूर्व बीसी में भारत पर आक्रमण किया, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा हम चीज़ों को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो आपके लिए उतना जरूरत का नहीं है। हम बात करेंगे कि इन्होंने, जैसे हम बात करते हैं, दारा के 3 अभिलेख हुए, दारा प्रथम के 3 अभिलेख हुए। उसमें इन्होंने बताया है कि हमने भारत पर आक्रमण किया, हमने सिंधु को जीता। वो 3 अभिलेख हैं, बेहिस्तुन, पर्सिपोलिस, नाकाशे रुस्तम, ठीक है। बेस्तून, पर्सिपोलिस और नाक्शे रुस्तम, ये 3 अभिलेख हैं दारा के। ध्यान रखिएगा, इसमें इन तीनों अभिलेखों को पढ़ने के बाद एक आइडिया आता है, जिसमें लिखा होता है कि सिंधु नदी के तटवर्ती, मतलब कहना जो सिंधु नदी है उसके नजदीक में, उनके एरिया पर, उनके बैंक पे जितने भी एरिया टेरिटरीज हैं, उनको दारा प्रथम ने जीता है, ठीक है। चीजों को आप लोग समझ रहे होंगे। और हेरोडेटस ने भी अपने बुक में इस चीज के बारे में बताया है कि ये सबसे पहला बार, मतलब दारा प्रथम ने भारत पर आक्रमण किया, ठीक है। इसे ईरानी आक्रमण ही बोलते हैं। साथ ही साथ ईरान का पुराना नाम आपको पता है कि फारस था, तो इसे फारसी आक्रमण भी बोला जाता है। तो आप चीजों को ध्यान से रखिएगा। तो ईरानी आक्रमण में ये सफिशियंट है, ईरानी आक्रमण में ये सफिशियंट है। इससे ज्यादा आप लोगों को चीजों को समझना नहीं, ठीक है। अब देखिए, हम एक चीज बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। जैसा कि, सॉरी, हम एक चीज आप बताने वाले आपको कि जब से क्या हुआ ना, कि जब ईसो ने जीता था, देखिए, जब ये दारा हकमनी बनकर था, तो दारा प्रथम जो जीतता है, वो जीतता है सिंध के आसपास वाला क्षेत्र। मैंने पहले बोला, जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के जो आसपास वाला क्षेत्र है उसको जीतता है। और जीत के, आसपास के क्षेत्र को जीत के ये काम करता है कि इसको अपना कौन सा राज्य बनाता है? इसको अपना बनाता है 20वां राज्य, 20वां राज्य। पूरे फारस किंगडम का ये 20वां राज्य बनता है। और पूरे फारस किंगडम में कितने राज्य थे? 23 प्रांत थे, 23 प्रोविंस थे, और इसे 20वां राज्य बनाता है। और ऐसा इतिहास में मिलता है ना कि ये जो 20वां राज्य, ये जो 20वां राज्य है, अगर हम बात करेंगे, ठीक है, जैसे कि सिंधु नदी के आसपास वाले क्षेत्र की अगर बात कर लेते हैं, तो कंबोज था,
गंधार था और सिंध था। ठीक है, ओके। तो जैसा कि ये ऐसा बोला जाता है कि जो बीसमा प्रांत से जितना भी रेवेन्यू प्राप्त होता था, देखिए ये बीसवा प्रांत, ओनली एक राज्य की बात करें, बीसवा जो राज्य था उससे 360 टैलेंट मुद्रा, क्या टैलेंट मुद्रा, उसमें क्या मुद्रा है, इसे 360 टैलेंट मुद्रा प्राप्त होती थी, जो कि पूरे ईरान साम्राज्य का, पूरे जो फारस का जो साम्राज्य था उसका 1/3 यहीं से प्राप्त है। सोच लीजिए कि देश में केवल एक राज्य जो हमारा सिंधु का आसपास वाला क्षेत्र था उससे 1/3 पार्ट, सोच लीजिए 1/3 पार्ट में सोच रहे हैं कि 33% केवल एक राज्य से, और बाकी 67 में पूरा 22 राज्य से प्राप्त होता था। सोच लीजिए इतना ज्यादा धन था, सोच रहे हैं कि केवल सिंधु के आसपास वाले क्षेत्रों को करने के बाद हुआ। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से आइडिया लग गया होगा कि सही में इंडिया के पास बहुत सारे अपार संपत्ति था, जैसा कि इसमें बताया गया। ठीक है, तो इसमें इतना ही ज्यादा जानना है और ज्यादा हमें नहीं जानना है। ठीक है, ईरानी आक्रमण से ज्यादा सवाल नहीं आते आपके एग्जाम में। हम ईरानी आक्रमण की अगर बात करते हैं तो हम उन चीजों को समझेंगे जो ईरानी आक्रमण के संपर्क हुआ, ईरानी ने जो आक्रमण किया भारत के ऊपर, उनके संपर्क से क्या प्रभाव पड़ा भारत के ऊपर, उन चीजों को समझना है आपको, उन चीजों को मैं आपको समझाता हूँ। पहला बात करेंगे तो एक खरोष्टी लिपि, ओके, कौन सी लिपि, खरोष्टी लिपि, सॉरी ये तो हमने पहले से लिखा था, ध्यान नहीं आया। चलिए देखिए, समय नहीं आएगा आपका, मैं इसको समझाता हूँ। देखिए अभिलेख, अशोक के द्वारा जितने भी जैसे कि अभिलेख स्टार्ट हुआ, सबसे पहले बार जब हम बात करेंगे तो अशोक ने अभिलेख लिखवाना स्टार्ट किया, तो कहीं ना कहीं ये परंपरा, अभिलेख लिखवाने का परंपरा, ये परंपरा ईरान में था। तो जब ईरान से प्रभावित हो कहीं अशोक ने भी अभिलेख लिखवाना स्टार्ट किया, तो इस समझ सकते हैं कि ये वहीं का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है ईरानी आक्रमण का। अब अभिलेखों में घंटा घंटा टाइप का बना होता है अभिलेख के अंदर, अभिलेख कुछ अभिलेख पे जैसे देखेंगे हम अशोक के अभिलेखों में, तो कहीं बहुत सारे अभिलेखों पर घंटा की आकृति बनी होती है, ये भी ईरान की देन है। छत्र प्रणाली, जैसा कि जितने भी प्रांत, जैसे कि आज हम प्रांत बोलते हैं, तो ईरान अपने राज्य को क्या बोल रहे थे, छत्रप, क्या बोल रहे थे, छत्रप। तो छत्रप प्रणाली की शुरुआत हुई, जैसे कि हम आगे देखेंगे शक ये सब कुछ आन पढ़ेंगे तो उसमें छत्रप प्रणाली देखने को मिलता है। तो ये छत्रप प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई, ईरानी आक्रमण के प्रभाव से, व्यापारिक मार्गों की शुरुआत। अब जब वो इंडिया आया तो कहीं ना कहीं कोई मार्ग से तो आया ना, तो कहीं ना कहीं उन मार्ग का पता चला, तो व्यापारिक मार्गों की शुरुआत हुई, ईरान और भारत के बीच में ये व्यापार होने लगा। ईरानी शब्द, कुछ कुछ ईरानी शब्द भारत को देखे गए, जैसे कि दीपी, ये सिंधु वाला आसपास के क्षेत्र में सब चला। दीपी, दीपी का मतलब होता है राज आज्ञा, राजा का ऑर्डर, तो दीपी शब्द। सिक्कों का प्रचलन बात करेंगे, डेरिक सिक्का जो सोना का होता था, सिग्लोई सिक्का जो चांदी का होता था। पश्चिमोत्तर भारत में अरमाइक लिपि, जो पश्चिम उत्तर भारत था, जैसे कि बात करें ऊपर वाला एरिया, सिंध वाला एरिया में, वहां पर एक नया लिपि बना, अरमाइक लिपि। कौन सा लिपि बना, अरमाइक लिपि। और यही लिपि आगे चल के अगर हम बात करेंगे तो खरोष्टी लिपि का रूप लेती है। खरोष्टी लिपि वो लिपि जो दाएं से बाएं लिखा जाता, ठीक है, खरोष्टी लिपि जो दाएं से बाएं लिखा जाता, जैसे कि आज हम बात करेंगे उर्दू की, वो दाएं से बाएं लिखा जाता। अगर यही बात करें ब्राह्मणी लिपि, तो ब्राह्मणी लिपि बाएं से दाएं लिखा जाता है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये ईरानी आक्रमण का प्रभाव था, जो आपके एग्जाम के लिए इतना महत्वपूर्ण है। मैं उन चीजों को ही बताऊंगा, मैं बार बार बोलता हूँ, मैं ज्यादा आप लोग को फालतू चीजें नहीं बताऊंगा। जहां पे मुझे लगेगा कि नहीं यहाँ पर चाहिए डिटेल नॉलेज, मैं उन चीजों को बताऊंगा। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अब हम बात करेंगे यूनानी आक्रमण के बारे में। ईरान आक्रमण में इतना ही पढ़ना था और ज्यादा चीजें नहीं पढ़ना था, ओके। अब देखिए, अगर हम बात करें सिकंदर के आक्रमण का, ये बहुत ही ज्यादा, सिकंदर महान क्यों बोला गया, इन सारे चीजों को पढ़ेंगे। तो सिकंदर जो देख रहे हैं, ये बहुत ही, एक तरह से बोल सकते हैं कि प्रतापी, बहुत ही एक तरह से इसके पास बहुत एनर्जेटिक आदमी, बहुत ही इसके पास माइंड, ठीक है, पूरे विश्व को जीतने का सपना, इन चीजों को लेके सिकंदर की अगर बात करेंगे तो पहले हम देखें सिकंदर का बैकग्राउंड। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व होता है। कहाँ होता है, तो मैसेडोनिया में। कहाँ होता है, मैसेडोनिया में, ठीक है। अगर बात करेंगे तो इनके पिता, जिनका नाम था फिलिप द्वितीय, अब देख रहे हैं इनके पिता फिलिप द्वितीय थे, जो मैसेडोनिया के छत्रप, मतलब कहने का मैसेडोनिया का जो प्रोविंस था, मैसेडोनिया प्रोविंस, वहां का वो एक तरह से राजा थे। क्या थे, राजा थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा
कि मकदूनिया के शासक थे सिकंदर के पिता। ठीक है, 356 बीसी में सिकंदर का जन्म होता है और जब उनके पिता की मौत हो जाती है 336 बीसी में, तो वो गद्दी पे बैठता है। कब? 20 साल बाद, 20 साल की उम्र में वो गद्दी पे बैठता है 336 ईसा पूर्व। इनके पिता का सपना था कि हम पूरे विश्व को जीतेंगे। इनके पिता का क्या सपना था कि हम पूरे विश्व को जीतेंगे। हालांकि वो अपने सपने को पूरे नहीं कर पाए और इसी सपना को पूरा करने के लिए उसका बेटा निकल पड़ता है और वो है सिकंदर। वो है सिकंदर। सिकंदर बहुत सारे वहां पर आसपास के सारे क्षेत्र को जीतता है और इंडिया की तरफ बढ़ता है। तो ये भी मैं फैक्ट पहले बता रहा हूँ। तो भारत के लिए जब स्टार्ट करता है, कब? जब वो गद्दी पे बैठता उसके 10 साल बाद 326 बीसी में निकलता है भारत के विजय के लिए। भारत में कितने दिन रहता है? तो 19 महीने भारत में रहता है। और इनकी मृत्यु कब होती है? तो 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में। 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में इसकी मृत्यु होती है। ये बायोग्राफी आपने देख लिया। इनकी माता का नाम ओलंपिया, इनके गुरु अरस्तु अरिस्टोटल इनके गुरु थे। ये सफिशियंट है, ये आपको तो याद रखना ही है, ये एग्जाम में आता है। मैं आगे कहानी बताऊंगा। ईरान की शासक दारा तृतीय, एक हमने पढ़ा था ईरानी आक्रमण में दारा प्रथम। अब और हम देखेंगे ईरान के शासक इस समय दारा तृतीय 356 बीसी की बात करें, वो 540 बीसी की बात था। तो ठीक है, ये दारा तृतीय था। इसको हराने के बाद सिकंदर अपने आप को महान की उपाधि ली, सिकंदर महान, सिकंदर महान। और पूरे विश्व को जीतने के लिए इसके अंदर पागलपन। अब कहीं ना कहीं ये भारत को क्यों जीतना चाहता था, कहीं ना कहीं हेरोडेटस ने अपने बुक में वर्णन किया। हेरोडेटस जो इतिहास के पिता बोले जाते हैं, उन्होंने अपनी बुक में वर्णन किया कि भारत अपार संपत्ति वाला देश है। और इसको ही पढ़ के सिकंदर बहुत ही आकर्षित हुआ भारत की तरफ और निकल पड़ता है भारत को जीतने के लिए। और आने समय आते आते इसने ईरान को जीता, ईरान को पूरा नष्ट किया और फिर भारत को आता है खैबर दर्रे को होके। किस दर्रे को होके? तो खैबर दर्रा जो है अफगानिस्तान में है, उस दर्रे को पार करके बहुत सारे, जितने अगर हम बात करें मुगल में, हम भी देखेंगे तो मुगल में जो बाबर था वो भी खैबर दर्रे को पास करके आता है। तो खैबर दर्रे को पार करके ये भारत के सिंध वाले क्षेत्र में, उस समय अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान इसे भारत के अंदर में था, तो उस एरिया में एंट्री करता है। ठीक है, उन चीजों को हम लोग देखने वाले हैं आगे। ठीक है, आगे देखने वाले। चलिए देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये मैप मैंने यहाँ पे डाला है, इनसे आप बहुत अच्छा चीज सीख पाइएगा। कैसे? देखिए, ये देखिए छोटा सा ये था मैसेडोनिया। देख रहे कितना छोटा था मैसेडोनिया। मैसेडोनिया जहां सिकंदर का वंशज है, जहां सिकंदर ने स्टार्ट किया, इतना छोटा था। और फिर देखिए सिकंदर कितना प्रतापी राजा, देख सकते हैं कि कितने एरिया को इसने कॉन्केस्ट कर किया और पूरे को अपने में मिला लिया। सोच रहे हैं कितने बड़े एरिया को इसने जीता। हालांकि पूरे वर्ल्ड को तो जीत पाना असंभव था, लेकिन इसको लगा था कि बस थोड़ा वर्ल्ड ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि उस समय उतना ज्यादा टेक्नोलॉजी तो था नहीं कि पूरे वर्ल्ड का नक्शा बना दिया जाए। बस ये चलना स्टार्ट किया पूरब की ओर। तो देख सकते हैं इन्होंने इतने सारे एरिया को जीता सिकंदर ने। ठीक है, तो ये आपके पास चीजें हैं। अब देखो दारा तृतीय और सिकंदर के बीच में युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम था अराबेला का युद्ध या गोगाबेला का युद्ध। ठीक है, 331 बीसी में। जन्म 356, गद्दी 336। जन्म 356, गद्दी 336। 5 साल बाद अराबेला का युद्ध ईरान को जीतता है और फिर उसके 5 साल बाद 321 में, सॉरी हाँ 326 में ये भारत की ओर प्रस्थान करता है, भारत विजय के लिए। और फिर बेचारा 323 में इसका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, बेबीलोन में 32 वर्ष की उम्र में। ठीक है, ये चीजें आप लोग को इतना समझ में आया होगा। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। देख सकते हैं ये खैबर दर्रा, यहाँ पे देखिए ये जो खैबर दर्रा देखिए खैबर पास है, ये पाकिस्तान या अफगानिस्तान है। तो ये खैबर दर्रे को पास करके ये इंडिया की तरफ सिंध की ओर आता है। ठीक है, यहाँ पर सिंधु नदी है, चेनाब है, सतलज है, ब्यास है, सारे चीजों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो अगर हम बात करेंगे, जब ये आता है, ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो मतलब मिलता है, ये सबसे पहले तसीला के राजा आम्बी के पहले कहाँ, तो तसीला के राजा आम्बी। ये तसीला वाला प्रांत देख रहे हैं, तसीला क्षेत्र देख रहे हैं, इस क्षेत्र में यहाँ पर राजा होते हैं आम्बी। और राजा आम्बी युद्ध ना लड़के ये आत्मसमर्पण कर देता है, आत्मसमर्पण करके अपना राज्य सिकंदर को दे देता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ता है सिकंदर। सिकंदर फिर आगे बढ़ता है, झेलम के पास पहुंचता है। झेलम नदी के किनारे जब पहुंचता है, इसको बहुत ही भयंकर विरोध होता है। भयंकर कहने का मतलब अपोजिशन होता है
पोरस, राजा पोरस के बीच में, बहुत ही प्रतापी शासक, और वो बहुत ही, कहने का मतलब इतना बहादुरी पूर्वक लड़ता है, इतना बहादुरी पूर्वक लड़ता है। हालांकि इस झेलम के युद्ध या बीतस्ता के युद्ध बात करेंगे, उसको युद्ध का नाम है बीतस्ता का युद्ध, झेलम का युद्ध, क्योंकि झेलम नदी किनारे लड़ा गया, और झेलम का पुराना नाम बीतस्ता था। हाइडेपिस का युद्ध, ठीक है, हाइडेपिस का युद्ध। तो हाइडेस्पिस का युद्ध या बीतस्ता का युद्ध की बात करेंगे तो इसमें आखिरकार जीत होता है सिकंदर का, लेकिन बहुत ही ज्यादा प्रतिरोध के साथ पोरस बहादुरी पूर्वक लड़ता है, और इस युद्ध से, इस इनके बहादुरी से सिकंदर बहुत प्रभावित होता है और बोलता है कि बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए, बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तो सिकंदर, तो ये पोरस बोलते हैं, राजा पोरस बोलते हैं, जो पंजाब के राजा थे, वो बोलते हैं कि एक राजा जो दूसरे राजा के लिए करता है वो आप मेरे साथ करिए। तो इस चीज को खुश होकर सिकंदर, बहादुरी से खुश होकर सिकंदर इसको, पोरस को वापस लौटा देता है अपने राज को, बोलता है कि मेरे अंडर में रहो, लेकिन इस राज पे तुम ही करो, ठीक है। हालांकि सिकंदर ने जितने राज को जीता, वो कहीं ना कहीं जीत के उस एरिया कहीं लोग को दिया, लेकिन बोला कि हमारे अंडर में काम करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा स्टोरी, और इससे ज्यादा आप लोग चीजों को समझना भी नहीं, ठीक है, इनसे ज्यादा आप लोग चीजों को समझना भी नहीं, ठीक है, देख लीजिए। तो हाइडेपिस का युद्ध या बेतस्ता का युद्ध बोलेगा, झेलम नदी किनारे लड़ा गया, पोरस के बीच में और सिकंदर के बीच में। अगर हम बात करें कुछ और छोटे छोटे गणराज, ये सीवी गणराज, मालव गणराज, क्षुद्रक गणराज, पाटल गणराज, ये सब छोटे छोटे वहां पे सिंधु नदी किनारे छोटे छोटे गणराज थे। तो सीवी गणराज की बात करें, महत्वपूर्ण चीजें हैं, सबको सिकंदर जीता है। मालव गणराज में क्या होता है, सिकंदर घायल होता है। मालव गणराज में जब आक्रमण करता है तो सिकंदर घायल हो जाता है, सिकंदर गुस्सा से पूरे वहां पर के लोगों, या पुरुष हो, बच्चे हो, महिलाएं हो, सबका नरसंहार कर देता है सिकंदर मालव गणराज में। पाटल गणराज की बात करेंगे, जो ब्यास नदी के किनारे था, वो सबसे लास्ट में जो जीतता है सिकंदर, जो सिकंदर जाने के समय में सबसे लास्ट जो टेरिटरी जीतता है भारत के अंदर, वो है पाटल। ध्यान रखिएगा, सिकंदर का अंतिम विजयी अभियान कौन है, पाटल। कौन है, पाटल, ठीक है। हालांकि अगर हम बात करेंगे, अब देखो सिकंदर की सेना 19 महीने से भारत के अंदर में है, मतलब भारत के अंदर नहीं, मतलब भारत में तो 19 महीने से था ही, लेकिन वो निकला कब भाई, बहुत पहले निकल चुका है पूरे विश्व को जीतने के लिए। तो सिकंदर की सेना कहीं ना कहीं थक गई है, उन्हें अपने घर की याद आ रही है, उनका पोटेंशियल कम गया है। साथ ही साथ उस समय हमारे भारत में अगर हम मगध की बात करेंगे, मगध पे सबसे बड़े राजवंश नंद वंश का शासन चल रहा था, जो घनानंद था। हालांकि घनानंद तो भोग विलासी राजा था, उन्हें कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसका जो हेरिडेटरी, कहने का उसको जो विरासत में जो सेना मिला था, जो इतना बड़ा राजपाट मिला था, इतने सारे सेना था घनानंद के पास, कि उसका नाम था उस समय। अब उस चीज को सिकंदर के सैनिक को आभास हुआ कि नहीं यार भाई, ये जो ब्यास नदी है ना, इस ब्यास नदी के पार बहुत बड़ा साम्राज्य है, वो हमसे कहीं ज्यादा पावरफुल है, हम तो मर ही जाएंगे, हार भी जाएंगे, इससे अच्छा। सिकंदर के सेना ने भाई मना कर दिया, सिकंदर के सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, बोला हम पार नहीं होंगे, हम पार नहीं होंगे, ठीक है, मना कर दिया। तो इसलिए सिकंदर उसमें दुख भरे स्वर में बोलता है, मैं उन दिलों में उत्साह भरना चाहता हूं जो निष्ठाहीन और कायरतापूर्ण डर से दबे हुए, मतलब कहने का मतलब जो अपने मोटिवेशन देता है अपने सैनिकों को कि भाई तुम क्यों डर रहे हो, हमारे साथ दो। तो इसलिए सिकंदर, कहने का सिकंदर किसी राजा से नहीं आ रहा, बल्कि वो अपने आप से आ रहा, अपने, कहने का मतलब ये हुआ कि अपने कोई भी शत्रुओं से नहीं आ रहा, वो अपने लोगों से ही हार मानना। और फिर सिकंदर ब्यास से वापस लौट गया, ब्यास से वापस लौट गया, वो मगध की ओर नहीं बढ़ पाया, ठीक है। फिर जाते जाते और भी चीजें होती हैं, उन चीजों को भी हम देखेंगे जाते जाते। अगर हम बात करें तो इन्होंने अपने पीर घोड़ा, उनका पीर घोड़ा का नाम था बुकेफला, बुकेफला। तो उनके नाम पर झेलम नदी के किनारे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, झेलम नदी के तट पर बुकेफला शहर की स्थापना की, किनके द्वारा, सिकंदर के द्वारा, ओके। फिर सिकंदरिया, सिंधु नदी तट पे सिकंदरिया, सिकंदरिया नाम की शहर का स्थापना किया इन्होंने, ठीक है। इन चीजों को आपको समझना है, चीजों को ध्यान से। तो सिकंदर कितने दिन रहा भारत में, 19 महीने, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जब लौटते समय क्या हुआ, देखिए चीजों को समझिएगा। अब देखिए, जब सिकंदर ब्यास से फिर लौटने लगा, तो जब यहाँ पर सिंधु नदी के मुहाने पे आता है, तो कुछ कुछ सैनिक को कुछ सैनिक को ये जो होता है क्या बोलते हैं, देखिए कुछ सैनिक, जैसे एक था निर्याकस जो कि जल सेनापति था, तो कुछ सैनिक निर्याकस के साथ जल मार्ग से चल गए, और कुछ सैनिक जो भूमि के माध्यम से, ठीक है, मतलब कहने का स्थल मार्ग से क्रेटेरस के साथ चले गए, ठीक है। दो, एक क्रेटेरस जो
स्थल मार्ग से गए सेना इसके साथ में, और कुछ सेना जल मार्ग से गए निराकस के मतलब नेतृत्व में, ठीक है। तो इन दिनों को ध्यान रखिएगा। और सिकंदर के साथ 3 लोग आए थे, क्रेटेरस, निरियाकस और अरिस्टोबुलस। इन चीजों को आप लोग को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सवाल बहुत बार पूछता है, इसलिए आप लोग को चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है। इन चीजों को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। जो मैं उतना ही बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो, ठीक है। हालांकि और एक चीज मैं लिखता हूँ, जो मैं एक एक फैक्ट को लिखूंगा। सिकंदर ने ग्लौगी निकाय, सॉरी ग है, मैं क्लियर लिख देता हूँ, ये पूरा पता नहीं चल रहा है ना। ओके चलिए, ग्लौगी निकाय और कट, ये 2 कबीले या बोल सकते हैं जाति बोल सकते हैं, इनको भी सिकंदर ने हराया है पोरस के बाद, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पोरस को हराने के बाद ग्लौगी निकाय और कट जातियों को भी हराया है। इन चीजों को आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये लौट गया, ब्यास नदी को क्रॉस करने से मना कर देते हैं और वहां से लौट जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर होगा चीजें, यहाँ से ज्यादा आप लोग को चीजों को समझना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं। अब हम बात करेंगे सिकंदर के आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ता है। ये हुआ कि सिकंदर जब आक्रमण किया, सिकंदर इतने रहा, उनका क्या कहीं ना कहीं कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा भारत को। जैसे हमने देखा कि ईरान वाला जो आक्रमण का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव पड़ता है कि नए नए, जैसे कि उन्होंने जो जिस मार्ग से आया, तो कहीं ना कहीं व्यापारिक मार्ग की जानकारी मिलती है। गंधार शैली, जिसको हेलेनिस्टिक आर्ट बोलते हैं, उसका भी उद्भव हुआ सिकंदर के समय, ठीक है। तो गंधार शैली की भी कैसे हो, कहाँ से आया, तो गंधार, जो भारत में गंधार शैली जो देखते हैं, इसका भी यूनान से ही, कहने का मतलब इसका इम्पैक्ट है, यूनानी आक्रमण के बाद ही इसका विकास हुआ, ठीक है। नगरीकरण को बढ़ावा, बहुत सारे नगर बसाए, जैसे कि मैंने बताया कि झेलम नदी किनारे अपने पीरे घोड़ा बुकेफ्ला के नाम पर बुकेफ्ला नगर, सिकंदरिया नगर सिंधु नदी किनारे, अलेक्जेंड्रिया, तो मिस्र में अलेक्जेंड्रिया शहर की स्थापना। ओके, देखिए जाने बाद अब क्या हुआ ना कि जाने के समय क्या हुआ, ये सिकंदर जाने लगा, तो अपना जो राजपाट सब जो भी अपना जीता हुआ क्षेत्र था, उसको बांट के चला गया। कहा भाई, क्या बोला कि जो सिंधु और झेलम का भाग है, सॉरी सिंधु नदी है और जो झेलम का भाग की बात करेंगे, ठीक है। तो बोला कि सिंधु नदी, और देखिए सिंधु क्षेत्र है और थोड़ा सा झेलम के क्षेत्र थोड़ा सा ले लेते हैं, ठीक है। तो बोला सिंधु और झेलम का क्षेत्र वो आंधी के कम थे, तो कुल मिला के सिंधु वाला क्षेत्र आंधी के पास। ओके, क्योंकि आंधी साथ दिया था इसका। झेलम और ब्यास, जो ब्यास से लौटा था, और ब्यास में, ठीक है, झेलम के पास जो सबसे ज्यादा विरोध किया था पोरस, तो झेलम वाला क्षेत्र और थोड़ा थोड़ा ब्यास वाला क्षेत्र पोरस को। उत्तरी पश्चिम अगर बात करें, ऊपर में देखेंगे, ऊपर में सिंध प्रांत है, ये सब उत्तरी पश्चिम क्षेत्र है, वो दिया फिलिप को। किसको दिया, फिलिप को, ठीक है। किसको दिया, फिलिप को। सिंधु नदी के नीचे वाला भाग देखेंगे, दक्षिणतम भाग देखेंगे सिंधु नदी वाला, वो दे दिया किसको, पिथोन को। किसको दे दिया, पिथोन को। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं कि कौन सा पार्ट किसको दिया, ठीक है। सब लॉर्ड ये सब चीजें सौंप के सिकंदर चला जाता है, ठीक है। ये आपका सिकंदर, जो भी यूनानी आक्रमण और ईरानी आक्रमण की बात करेंगे, तो दिस इज सफिशियंट, बहुत ही ज़्यादा सफिशियंट है आपके कोई भी एग्जाम के लिए। इन चीज़ों को आप लोग समझिएगा, और ज़्यादा इसमें सवाल आपको नहीं पूछेगा कि आपको परेशान होना है। मैं आपको गारंटी देता हूँ इसलिए बार बार कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, बस उन चीज़ों को देखिए, और जो भी आपके पास कॉप बुक है उनको बस फॉलो करते रहिए, सफिशियंट है, आपको कोई भी एग्जाम में अच्छा मार्क्स कर पाएंगे, ठीक है। और नोट्स बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीडीएफ मिलता है बात अलग है, लेकिन नोट्स बनाना जरूरी है, क्योंकि नोट्स के बिना कुछ नहीं हुआ, ठीक है। हमने एक चीज को छोड़ा कि सप्ताह में जो 7 दिन का प्रथा, जो सप्ताह में जो 7 दिन देख रहे हैं, ये भी यूनानियों का देन है, ठीक है। सप्ताह में 7 दिन भी यूनानियों का देन है, ठीक है। हालांकि सप्ताह में पहले कितना दिन था, पहले कितने दिन को सप्ताह बोलते थे, ये मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन सप्ताह में जो 7 दिन का देन था, वो सिकंदर का, यूनानी आक्रमण का देन था। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगला जो हमारा वीडियो आने वाला हिस्ट्री में, वो आएगा मौर्य एम्पायर का, मौर्यन एम्पायर का वीडियो आएगा। मौर्यन एम्पायर का 2 वीडियो जो पहले आएगा, फर्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य और बिंबिसार के बारे में, ठीक है, सॉरी बिंदुसार के बारे में। सेकंड वीडियो में जो बात करेंगे हम, उसमें अशोका के बारे में और अशोका के लिपि अभिलेखों के बारे में, ठीक है। थर्ड वीडियो हमारा मौर्य का प्रशासन के बारे में आएगा। तो 3 वीडियो मौर्य पे आएगा, फिर उसके बाद मौर्य को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम गुप्त को थोड़ा कम में पढ़ेंगे। तो एटलीस्ट 6 से 7 वीडियो, पूरा एंशिएंट हिस्ट्री खत्म, एंशिएंट हिस्ट्री का झंझट ही खत्म। कहीं से भी सवाल आए आप लोग रगड़ दीजिएगा, क्योंकि एमसीक्यू करवाएंगे तो और मजा आने वाला।
तो एमसीक्यू के लिए बने रहिए। जैसे ही आपका एग्जाम नज़दीक आएगा तो हम एमसीक्यू लेके चलेंगे, लेकिन अभी एमसीक्यू नहीं, अभी आपको पढ़ना है, डायरेक्ट एमसीक्यू सोल्व नहीं करेंगे, ठीक है। आपको अभी पढ़ना, चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है, फिर देखिए आपका कितना मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। चलिए तो इस सेशन को मैं समाप्त करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को जरूर बताएं और शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।